स्वीकार करें। अवधेश भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई और बहनों कि हमारा जो मासिक गोष्ठी का समय होता है ठीक 12:30 बजे का होता है और प्रथम सत्र सदैव हमने किसी न किसी चीज के लिए चर्चा के लिए इस सत्र को आरक्षित रखा है। विगत माह से थोड़ा परिवर्तन करते हुए एक कोशिश की थी। अनामिका जी अनु इनके कविता संग्रह दीवारों पर खिड़कियां लिख रही हूँ, इस पर स्वयं कवयित्री ने ही अपनी बात रखी थी और उसी परिपाठी को आज आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री प्रबोध कुमार जी गोविल अपने कहानी संग्रह वक्त महल इस पर बातचीत रखेंगे। यह हमारा प्रथम सत्र में आयोजन रहेगा। सर्वप्रथम मैं शुभ्रा जी महतो से निवेदन करती हूँ वे सरस्वती वंदना प्रस्तुति के लिए आगे आए। शुभ्रा जी महतो। स्वागत है सर पटल पे आपका। पटल पे बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय प्रबोध जी। नमस्कार नमस्कार जी नमस्ते नमस्कार। चलिए बहुत बढ़िया। शुभ्रा जी सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए अनुरोध रखते हैं आपसे। धन्यवाद मीना जी। आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नमन आप सभी को। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी देहि नमस्तुते। वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे काटे अंधौरे के बंधन सर काटे अंधौरे के बंधन सर महाजननी जो तिरमाई झरे महाजननी झारे आज कर सको बोल रहे थे बात कर सको बोल रहे थे हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जग मग जग कर दे वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव
नवले कंठ नव जलद मंद्र रवे नव नभ के नव विहग वृंद को नव नभ के नव आवाज तो नहीं आ रही है, पता नहीं मुझे ही नहीं आ रही है। कुछ टेक्निकल आवाज रुक गई है। हो सकता है पावर गया हो या तो हाँ थोड़ा ये स्वतंत्र बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शुभ्रा जी, बहुत सुंदर। बीच में शायद ख्याल से नेट चला गया था, शायद मेरे ख्याल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशा जी, मेरे ख्याल से गोविल जी पहली बार हमारे क्लब से जुड़ रहे हैं और कुछ एक दो नए चेहरे देख रहे हैं, हो सकता है पहले लोग जुड़ते रहे हों। तो अपने क्लब और इसके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे दें और साथ साथ गोविल जी का स्वागत करें। उसके बाद प्रवीण जी विषय प्रवेश रखेंगे। हाँ नहीं अरे मीना जी हैं, वो तो बताती हैं अपने बारे में। तो मैं दोहरा भार उन पे नहीं डालना चाह रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं अवधेश भाई। चलिए ठीक है, जैसे आपका जैसे कन्वीनियंट कि हो। कुछ नए चेहरे हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय गोविल साहब, धीरेन्द्र कुमार जी झा एवं अन्य जो हमारे नियमित रूप से आते रहे हैं। फिर भी एक छोटी सी रूपरेखा सभी के लिए रखी जाएगी। सहर्ष ये सूचित करते हैं कि इस वर्ष 2 जून 2026 को हमने 33वें वर्ष में कदम रखा है। कादिमनी क्लब के लिए ये सुंदर सा एक सपना जो डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी प्रमुख रूप से हमारी जो स्तंभ रही है, संस्थापिका रही है, उनका ये सपना था कि क्लब की गतिविधि कभी रुकनी नहीं चाहिए। नियमित रूप से आप आगे बढ़ते रहे, सबको लेकर चले, सबका साथ सबका विकास। विशेष रूप से नवांकुर जो लेखक लेखिकाएं हैं हमारी, उनके लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रही है कि उनके लिए एक मंच हमेशा मिलना चाहिए और लेखन की गतिविधि कभी रुकनी नहीं चाहिए। मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी हमेशा चिंतित रही थी कि महिलाओं के लेखन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कादिमनी क्लब एक ऐसा मंच है जहां पर नियमित रूप से प्रति माह तीसरे रविवार को हमारी संगोष्ठी होती है, जिसमें दिन में समय होने की वजह से हमारी महिलाएं बिना किसी चिंता के इसमें शरीक होती है, अपनी सहभागिता निभाती है और अपने लेखन कार्य को आगे बढ़ाती है। प्रति माह हम लोग प्रथम सत्र को एक आरक्षित सत्र के रूप में रखते हैं, जिसमें हम लोग किसी न किसी विषय पर पत्र पत्रिकाओं पर भी चर्चा करते रहे हैं। किसी विशेष साहित्यकार पर विशेष रूप से विचार रखते रहे हैं, ताकि हमारे नए जो पाठक हैं उन तक बात पहुंचे कि हमारा साहित्य क्षेत्र कितना विशाल है। और दूसरे सत्र में हमारी एक कवि गोष्ठी संगोष्ठी होती है, जिसमें सभी रचनाकार अपनी अपनी रचनाओं को, जो मूलतः अपनी रचना है, केवल उसी का पाठ करते हैं। पहले हमारा एक प्रयास ये भी रहा है कि जो भी हमारे कवि कविगण कवियत्रियां रही है, उनकी 5-5 रचनाओं पर विचार लिया जाता था, उनको विशेष रूप से मार्गदर्शन दिया जाता था और वह प्रयास काफी सफल रहा है। इसी तरह से पुष्पक साहित्यिकी, जैसे कि प्रवीण जी, आशा जी, अवधेश जी इसमें सम्मिलित है, इसमें भी तमाम लेखक लेखिकाओं के आर्टिकल्स मंगाए जाते हैं, लेख मंगाए जाते हैं और इनको प्रकाशित किया जाता है। समय रहते हुए प्रवीण जी या आशा जी या अवधेश जी उसकी भी जानकारी आप सभी को देंगे।
आज हमारा जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जून का ये हमारा 33वें वर्ष का प्रथम प्रयास रहेगा, प्रथम गोष्ठी रहेगी। आगे अभी आप सभी के साथ सहयोग के साथ हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी स्तंभ नायिका आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र का स्वप्न जरूर पूरा करेंगे। ये हम सभी की ओर से उनके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि और दिल से हमारा आश्वासन रहेगा। आज जैसे कि हमने कहा है, प्रथम सत्र में आदरणीय प्रमोद कुमार जी गोविल, इनकी जो कहानी संग्रह है वक्त महल, इस बात पर वे स्वयं अपने विचार रखेंगे। इस पर अध्यक्षीय टिप्पणी आदरणीय अवधेश कुमार सर देंगे और इसमें इस विषय पर विषय प्रवेश करने हेतु हमारे महासचिव एवं संगोष्ठी सत्र के सह संयोजक जी श्री प्रवीण प्रणव जी से हम अनुरोध करते हैं वे विषय प्रवेश करवाकर सत्र का आरंभ करवा देंगे। प्रवीण भाई। धन्यवाद मीना जी। मुझे आज बहुत खुशी है कि प्रबोध जी आज हमारे मंच से जुड़े हैं। प्रबोध जी से यूं आमने सामने ये जो राब्ता है ये पहली बार हो रहा है, लेकिन इनके नाम से राब्ता बहुत पहले से है और अहिल्या जी की वजह से है, क्योंकि जब भी इनकी कोई किताब आती थी उस किताब पर चर्चा हुई और लगातार आपके नाम से एक जो परिचय है, आपके साहित्य से जो परिचय है वो बढ़ता रहा। मुझे याद आता है कि मैं एक बार जब बैठा था उनके साथ, उन्होंने मुझे एक किताब दी और कहा कि ये किताब बहुत अच्छी है, तुम्हें पढ़नी चाहिए। और मैंने उस किताब को एक रात में ही, वो इतनी रुचिकर थी कि मैंने एक सिटिंग में पढ़ी और बाद में उसकी एक बहुत विस्तृत समीक्षा भी लिखी थी जो समालोचन और अन्य कई जगहों से प्रकाशित हुई। किताब थी ज़बान अरमंतुर की। और तब से लगातार कई संदर्भों में अहिल्या जी के साथ आपकी चर्चा होती रही, तो आज आपको इस मंच पे पाके बहुत खुशी हुई है। प्रबोध जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। दायमा जी जयपुर से हैं, तो उन्हें ये जानकर विशेष खुशी होगी कि प्रबोध जी पत्रकारिता और जनसंचार के प्रोफेसर रहे हैं और ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर में निदेशक के पद पे उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया है। आपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में भरपूर लेखन किया है। आपकी कई किताबें जो हैं वो अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, राजस्थानी, मराठी, अरबी, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया आदि कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। कई जो रचनाएं हैं उनका प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से हो चुका है। आपके उपन्यास के सिंधी अनुवाद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सूर पुरस्कार आपको मिला हुआ है। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी का देवीलाल सामर पुरस्कार आपको मिला हुआ है। राजस्थान पत्रिका के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। इसके अलावा कई अन्य सम्मान हैं, लंबी फहरिस्त है जिनसे वो सम्मानित हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में कविता संग्रह हैं, उपन्यास हैं, कहानी संग्रह है, नाटक है, लघु कथा संग्रह है, बाल साहित्य है, आत्मकथा खंड है और अन्य जिसमें कई जीवनी हैं या संस्मरण हैं या लघु कथा संग्रह है, ऐसी कई किताबें प्रकाशित हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है प्रकाशित किताबों की और इससे मालूम होता है कि कितने लंबे समय से और कितने सक्रिय रूप से आप साहित्य लेखन में जुड़े हुए हैं। अभी हाल में इनकी ये जो किताब आई है ये वनिका पब्लिकेशंस दिल्ली से प्रकाशित है, वक्त महल, और ये एक कहानी संग्रह है। लंबी कहानियां हैं। इस पूरे किताब में मात्र 6 कहानी है। 6 कहानियों की ये पूरी कहानी संग्रह है और कहानी इतनी लंबी होते हुए भी इतनी कसी हुई है कि आप एक बार पढ़ना शुरू करें तो फिर लगता है कि इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। जैसा अभी मीना जी कह रही थी कि पिछले महीने हमने एक नया प्रयोग किया था और वो प्रयोग ये था कि
जो साहित्यकार हैं, हम उनसे जानें कि उन्होंने इस किताब को कैसे लिखा, लेखन प्रक्रिया क्या थी, किताब में किस तरह की चीज़ें हैं, अगर कहानियाँ हैं तो उनके मूल भाव क्या हैं, कविताएँ हैं तो उन्होंने क्या सोच के या कविताओं के मुख्य स्वर क्या हैं। एक लेखक से या एक साहित्यकार से उनके साहित्य के बारे में जानना हमेशा सुखद होता है और हमेशा एक नया आयाम देता है। पाठकों पर तो है ही कि जब वो किताब पाठक के हाथ में आती है, तो पाठक की उसकी अपनी एक समीक्षात्मक दृष्टि होती है। पाठक अपने हिसाब से उसको कंज़्यूम करता है उस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो हम कहते हैं, वो एक साहित्यकार से सुनना हमेशा सुखद रहता है। और आज हमारे लिए ये एक दूसरा बहुत अच्छा अवसर है कि पिछले महीने हमने जिस क्रम की शुरुआत की थी, उसको आज एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास प्रबोध जी हैं, जो आज अपनी किताब वक्त महल से हमारा परिचय करवाएंगे और इनकी कहानियों पर अपनी बात रखेंगे। प्रबोध जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है और ओवर टू यू सर। जी सर, अनम्यूट कर लें आप, म्यूट पे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। धन्यवाद प्रवीण जी। वास्तव में ये पहला मौका है आपसे आमने सामने होकर बात करने का, आशा जी से और आपसे, लेकिन फोन पर हमारी बात भी हुई है और मेरी किताब पर जैसा आपने बताया चर्चा भी जो हुई थी वो यहाँ बंद की गई। अभी हम जैसा कि आपने बताया वक्त महल जो मेरा नया कहानी संग्रह आया है उस पर हम बात करेंगे। ये वक्त महल तनिका प्रकाशन से प्रकाशित 6 कहानियों का संग्रह है। पर बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि संपूर्ण साहित्य को जिस तरह 2 भागों में बांटा जाता है, कथा और कथेतर, में 3 हिस्सों में बटी हुई के कथानक के आधार पर होते हैं, लघु कथा, कहानी और उपन्यास। इन तीनों के भीतर भी इनके कंटेंट को लेकर, इनके आकार को लेकर अलग अलग कुछ हो जाता है। जैसे उपन्यास की बात करें तो वहां भी बृहद उपन्यास होते हैं, बड़े उपन्यास, साधारण उपन्यास होते हैं और कुछ बहुत छोटे कलेबर के उपन्यास होते हैं। उनको प्रायः उपन्यासिका कहा जाता है। अब ये कहते हुए मैं आदरणीय अहिल्या जी को याद कर रहा हूँ। अहिल्या जी से एक बार चर्चा के दौरान ये बात मंच से मैंने सुनी थी। अहिल्या जी कहती थी कि वाह, उपन्यास छोटा है तो आपने उसको उपन्यासिका कैसे कह दिया। स्त्री विमर्श का बहुत बड़ा स्वर था उनका। वो इसको लघु उपन्यास कहिए, छोटा उपन्यास होने का मतलब उपन्यासिका नहीं है, लघु उपन्यास। तो हम सब ने बहुत तालियां बजाई थी और इस बात को पसंद किया गया। इसी तरह कहानियों को लेकर लंबी कहानियां और छोटी कहानियां, कुछ लोग लघु कहानियां भी कह देते हैं। और अब तो लघु कथा में भी इस तरह का विभाजन है कि कुछ लोग कहते हैं कि 500-700 शब्दों से बड़ी जो है वो लघु कथाएं हैं और जो 300 शब्द या 100 शब्द या उससे भी कम की रचनाएं हैं वो लघु कथाएं हैं। ये तो एक विभाजन उनके आकार को लेकर हुआ। ये आकार जो है पत्रिकाओं के कारण भी प्रचलित हो गए। जैसे हम में से जो लोग बहुत पुराने हैं और काफी समय से लिख रहे हैं वो जानते हैं कि पहले धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी जो पत्रिकाएं होती थी आकार में काफी बड़ी थी और वो आधा टेब्लॉइड साइज की पत्रिकाएं होती थी। तो उनमें एक पेज की कहानी का मतलब भी ये होता था कि वो कहानी अपने आकार में काफी लंबी हो जाती थी। और जो 3-4 पृष्ठों में आने वाली कहानियां होती थी वो तो सामान्य छोटी पत्रिका, जो डाइजेस्ट टाइप की पत्रिकाएं होती हैं, जैसे रीडर्स डाइजेस्ट या उत्तम, उनमें वो 15-15, 18-18 पेज में आया करती है। तो ये विभाजन आकार को लेकर। लेकिन ये एक अलग बात है। मुख्य बात ये है कि ये जो विभाजन होता है कहानी, उपन्यास और लघु कथा का, ये उनके कंटेंट को लेकर है। लघु कथा जहाँ किसी एक घटना की बात करती है, एक ही बात की बात करती है। कहानी एक घटना से संबंधित सारी को, कई स्थितियों को, थोड़ी सामयिक एक रेंज को दर्शा देती है।
और उपन्यास तो खैर पूरे परिवेश की बात करता है, काल खंड की बात करता है और एक असीमित कलेवर में बात करता है। यहाँ हम जब कहानी की बात करते हैं और उसमें लंबी कहानियों की बात करते हैं, तो मेरी कुछ कहानियां ऐसी थी जो आकार में कुछ लंबी थी, और ये कारण यही है कि हम लोग धर्मयुग के समय से लिखते रहे हैं। धर्मयुग में मेरी पहली कहानी धूप जब छपी थी, उसको मैं बाद में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि वो किताब में 20-22 पृष्ठ में आती है। अब जब जो अखबार हैं, राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, जागरण हो, अमर उजाला हो, वो जो कहानियां देते हैं वो कहानियां ऐसी होती हैं जो 3 या 4 पृष्ठ में आ जाती हैं, 1000 शब्दों से लेकर 1500 शब्दों के बीच की। पुष्पक जो है उसमें भी जो आकार है, ये आप लोग देखते हैं जो कहानियां हैं तो वो छोटे आकार की कहानियां होती हैं। वक्त महल में कुल 6 कहानियां। अब जैसे मैंने बात की तो इसमें भी 2 कहानियां अपेक्षाकृत थोड़ी लंबी हैं, लेकिन यहाँ फिर भी हम उनको, लंबी कहानियां होने पर भी हम उनको उपन्यासिका या लघु उपन्यास नहीं कह सकते, केवल उनके कंटेंट के कारण। इस कारण कि वो जिस बात की चर्चा करती हैं, जिस विषय को उठाती हैं, वो एक लगातार चलने वाली एक ही बात का विस्तार है। और उपन्यास जैसा कलेवर अलग अलग करने वाले, अलग अलग जगह रहने वाले, अलग अलग कालखंडों में विभक्त पात्रों की बात वो कहानियां उतनी नहीं करती है। इसमें जो मुख्य कहानी जो है उसकी चर्चा मैं उससे ही शुरू करता हूँ। वक्त महल जो इसकी शीर्षक कहानी जो है, ये एक ऐसी कहानी है कि इसका मैं आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि ये एक छोटी सी सत्य घटना से प्रेरित है। लगभग 200-250 साल पहले राजस्थान के एक शाही परिवार होती थी, राजा राजकुमार, महारानी, महाराजा, राजमाता, ये लोग होते थे। उस एक परिवार से एक बच्चा पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में पढ़ते हुए जब बीच में छुट्टियां हुई 1 महीने की, तो वो अपने साथ अपने एक मित्र को भारत ले आया और भारत में उनके महल में वो बच्चा मेहमान की तरह रहा, उसके साथ वो लोग घूमे फिरे और अच्छा समय उसने बिताया। उस बच्चे ने यहाँ पे रोज एक डायरी लिखी। वो जो भी कुछ दिन भर देखता था, शाम को अपने कमरे में आकर डायरी में लिख लिया करता था। लेकिन संयोग से जब वो बच्चा यहाँ से लौटने लगा तो वो डायरी यहीं रह गई। अब छोटे बच्चे अपने सामान को इस तरह तो संभाल पाते नहीं कि वो, आज जैसा जमाना नहीं था कि वो व्हाट्सएप से या फेसबुक के माध्यम से भेजी जाती या सूचना भेजी जाती। बस वो बच्चा भूल गया उस डायरी को भारत में छोड़ के। और भारत में भी क्या हुआ, क्योंकि वो डायरी अंग्रेजी में थी और राजमहल के काम करने वाले लोग, सेवक सेविकाएं जो थे, वो उस भाषा को जानते नहीं थे, तो वो इसी तरह कभी कहीं रखी रही, पड़ी रही कहा जाए। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि उस जमाने के जो शाही परिवार की महिलाएं थी, पूजा के दौरान किसी ने उसको प्रसाद के दोने के ऊपर ढक कर रख दिया। वो बहुत साल तक यहाँ पड़ी थी। कई साल बाद, ये इतनी तो बात सही थी छोटी सी, लेकिन इसके बाद ये कहानी डेवलप हुई है कि वो जब उस महल का एक बार रिनोवेशन हो रहा था, तो सारा काम चल रहा था, रंग रोगन हो रहा था, मरम्मत हो रही थी, सब कमरों में जो कमरे बंद रहते थे वो खुलवाए गए थे। और इस तरह एक कर्मचारी के हाथ वो डायरी लगी और उसने उस डायरी को झाड़ कर, धूल हटा करके जो तत्कालीन राजमाता थी उनको लाके दे दिया कि ये डायरी हमें मिली है। राजमाता ने जैसे ही उसको खोला तो वो अचंभित हो गई। उन्होंने वो तारीखें देखी, वो नाम देखे, तो उन्हें बड़ा रोमांच हुआ। उन्हें ये लगा कि अरे ये तो हमारे ही परिवार की वर्षों पुरानी बात है, 4-5 पीढ़ियां गुजर गई तब की बातें हैं। तो वो मनोयोग से उसे पढ़ने लगती और लगातार आगे वो जो उस डायरी के पन्ने हैं वो हूबहू उसी शक्ल में ये कहानी है और इसीलिए इसको नाम दिया गया है वक्त महल। 30 दिन वो दोनों राजकुमार और उसका मित्र यहाँ रहे और यहाँ जो घूमे फिरे, यहाँ की जो इस बहाने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का पुराना वो वैभव, यहाँ के नगरों का स्थापत्य, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ की खूबियां, खामियां, ये सब इस कहानी में आई हैं। और मैं ईमानदारी से कहूँ कि अब हम जब उसको तो बहुत सारी खामियां भी हमारे उस समय की तत्कालीन
हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं ज्यादा इस कहानी पर इसलिए बात नहीं करूंगा कि मैं बता दूंगा तो फिर आपको आपकी पढ़ने की रुचि जाती रहेगी। ये अमेज़न पे उपलब्ध है, मंगा के पढ़िए। इसकी प्रति के पास भी है और आप मुझसे चाहेंगे तो जो भी कहेंगे मैं उनके लिए भिजवा दूंगा यहाँ से। इस कहानी को आप पढ़िए और इसमें तत्कालीन भारतीय समाज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों पक्ष रूप से शामिल हैं। यहाँ कुछ लोगों ने पढ़ के मुझे कहा भी, कह रहे जैसे उदाहरण के लिए उसमें उस बच्चे ने देखा इसमें सती प्रथा की बात है। मुझे ये बहुत, बच्चे ने लिखा कि मुझे ये बड़ा बुरा लगा, मुझे दादी माँ ने मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जान देनी पड़ती है, ये बहुत गलत है, कितना अमानवीय है। वो बच्चा ये लिखता है अपनी डायरी में, छोटा बच्चा। इसी तरह वो पर्दा प्रथा के ऊपर भी कहता है। इसी तरह वो राजस्थान की या जो मनुहार प्रथा है, लोगों को भोजन कराने की, बार बार कहकर बहुत सारा परोसने की, बार बार कहने की और लीजिए, ये भी खाइए, ये भी खाइए, खत्म हो जाए तो उसको फिर से रखने की प्रथा पर भी हल्का फुल्का मनोरंजन के साथ कटाक्ष है। यहाँ के पूजा पाठ के तरीकों पर भी थोड़ी सी टिप्पणियां हैं और बहुत सारी। अच्छा, जैसे एक बात है, वो बच्चा ये देख के हैरान रहता है कि यहाँ की बड़ी बड़ी महिलाएं जो राजमाता है, महारानी है, वो तक नाक में कुछ नथ या हीरे की कोई लौंग पहने रहती है। तो वो बच्चा अपने कमरे में आने के बाद सुई चुभो के देखता है अपनी नाक में और वो कहता है कि सुई टच करने मात्र से ही इतना दर्द हो रहा है, तो ये लोग इसको आर पार छेद करके और इतना बड़ा हीरा है इसमें टांग लेते हैं और दिन भर रहते हैं और फिर गर्व से कहते हैं कि ये बहुत कीमती है, बहुत वजनी है। ये सब क्या है? तो इस तरह बहुत मासूमियत, बहुत भोलेपन से उस बच्चे ने यहाँ की बातों पर लिखा है। वो कहानी है वक्त महल। ये अच्छा तो ये होता कि मैं पहले कुछ ज्यादा प्रतियां भिजवा देता और आपकी पढ़ी हुई होती तो मुझे और भी आनंद आता, पर खैर कोई बात नहीं, आप बाद में भी पढ़िए। इसी तरह एक इसमें कहानी है जो और थोड़ी लंबी कहानी है, जुनून उसका शीर्षक है। वो कहानी एकदम आधुनिक दौर की कहानी है, जो आज जो हमारे गैजेट्स हैं, कंप्यूटर या और दूसरी चीजें इनसे संबंधित हैं, जो इंटरनेट का प्रयोग है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर के ये कहानी है। इस कहानी में भी आपको आनंद आएगा, लेकिन मैं फिर भी इशारे के तौर पर केवल इतना सा कहूंगा कि एक व्यक्ति जब सुबह उठ के ऑफिस जाता है अपनी कार से, तो उसे विचित्र अनुभव होते हैं। कभी उसको लगता है कि मुझे ये जो सड़क है ये कभी पार हो ही नहीं रही, बार बार वही जगह आ रही है। कभी लगता है कि उसके कमरे में, उसके ऑफिस में उसकी वाइफ बैठी हुई, उसकी बीवी बैठी है जिसे वो अभी अभी घर छोड़ के आया है। तो ये सब क्या है, वो हैरान रहता है। लंबी कहानी के साथ ये सब चलता है। एक कसी हुई कहानी के माध्यम से आप इसको पढ़ेंगे और इसका अंत में आप जानेंगे कि ये सब क्या था, क्या ये कोई स्वप्न था या कोई ये और बात थी। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर नहीं, मैं अपनी कहानी का एक पाठक खोदूंगा यदि मैं आपको बताऊंगा। आप इसे पढ़िएगा। एक कहानी है इसमें, हंसता क्यों है पागल। ये कहानी इस बात पर आधारित है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। हम पागल खाने को ल्यूनेटिक असाइलम कहते हैं। ल्यूनेटिक असाइलम जो शब्द है, अब ल्यूनर जो चीज है वो चंद्रमा से आई है, चांद को हम कहते हैं ल्यूनेटिक। तो पागल खाने का चंद्रमा से क्या संबंध है? एक प्रोफेसर रिटायरमेंट के बाद जब घर पे अकेले रहते हैं तो यही सब सोचते हुए उनके दिमाग में आता है कि पागल खाने का आखिर क्या संबंध हो सकता है चंद्रमा से। तब उनको कहीं ये जानकारी धीरे धीरे अपने अनुभवों के आधार पर ये आती है कि हाँ, वास्तव में पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, उनका प्रभाव समुद्र पर पड़ता है और समुद्र में जैसे ज्वार भाटा जो आता है, पानी का जो उतार चढ़ाव, उछाल जो होता है, वो भी सब उससे संचालित है। तब उनको ये संबंध समझ में आता है। और ये इसकी परिणति कहाँ होती है कि जब वो, अभी आप देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे साथ घटी हुई सत्य घटना है, आंशिक रूप से सही भी है। मैं जब यूनिवर्सिटी का निदेशक था तो मेरे पास मनोविज्ञान विभाग के छात्रों की ओर से एक रिप्रेजेंटेशन आया एक टीचर के माध्यम से कि हम इनको पागल खाने की सैर कराने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको अनुमति दी। मेरे ही साइन से वो एक बस में बैठ के सब वहां गए। लेकिन लौटकर मेरे एक छात्र ने जब मुझसे मिलने आया तो मुझे बताया कि सर, हमें वहां पे एक नई बात पता चली कि पूर्णिमा की रात को जब फुल मून होता है, वहां पर स्पेशल ड्यूटी लगती है कुछ डॉक्टरों की, क्योंकि वो जो पागल होते हैं, पागल लोग जो होते हैं,
उनके दिमाग पर ल्यूनेटिक कलाओं का प्रभाव पड़ जाता है और वो और ज्यादा एग्रेसिव हो, ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे लिए भी नई बात थी, उस विद्यार्थी के लिए भी नई बात थी। इसी बात को आधार बनाकर हमने इस कहानी को लिखा, हंसता क्यों है पागल। फिर 3 और कहानियां इसमें हैं, जिसमें एक कहानी है त्रास खनन। ये हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ी हो, क्योंकि ये भी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले समकालीन भारतीय साहित्य जो पत्रिका दिल्ली से आती है, साहित्य अकादमी की पत्रिका है, वहां ये छप चुकी है और कन्नड़ में इसका अनुवाद भी किसी त्रास खनन। ये भी थोड़ी लंबी कहानी है, वो इसमें है। एक कहानी है थोड़ी देर और ठहर, ये भी एक लंबी कहानी है और ये एक अलग फ्लेवर की, एक अलग नेचर की, एक अलग प्रभाव की कहानी है। इसमें ऐसा है, देखिए यहाँ भी आपको आश्चर्य होगा कि ये विषय ऐसा विषय है जो कहानियों में प्राय नहीं मिलता, कि एक व्यक्ति को भारत से अमेरिका जाना है और पूरे रास्ते में फ्लाइट में 15-16 घंटे के दौरान विचित्र विचित्र बातें उसके दिमाग में आती हैं। और कैसे आती हैं, किस माध्यम से आती हैं? जब वो जहाज में बैठने लगता है, हवाई जहाज में, तब एक व्यक्ति आता है, उसको बाद में तो आपको पता चलेगा कि वो एक तांत्रिक है, लेकिन शुरू में तो एक व्यक्ति के तौर पर आपसे मिलता है और वो तांत्रिक कहता है कि सर मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं आपको एक चूहा दे रहा हूँ, व्हाइट छोटा चूहा, सफेद चूहा, कि आप इसको ले जाइए, ये अमेरिका में आपसे कोई ले ले। तो वो व्यक्ति पहले तो डरता है कि अरे ये क्या, चूहा कैसे ले जाऊं, कोई खतरा या कोई बात नहीं हो, लेकिन जल्दी जल्दी उसके प्लेन का टाइम होता है, अनाउंसमेंट होता है, तो चूहा उसके हाथ में रहता है और वो जेब में डालता है और वो चूहा ले जाता है। इधर एक छोटा सा उस चूहे के लिए एक सिंहासन पीतल का, वो भी वो दे देता है, वो दूसरी जेब में डाल देता है। और फिर पूरे रास्ते वो सिंहासन जो है, कहानी में बताया गया कि वास्तव में वो कोई आत्मा है, किसी राजा की आत्मा है पुराने, और उनका ही वो सिंहासन का प्रतिरूप है। उसमें और चूहे के बीच में आपसी वार्तालाप पूरे रास्ते चलता है और जो बातचीत होती है वो व्यक्ति हैरत से, डर से, भय से, आनंद के अतिरेक से सारी बातें सुनता है और उसको ले जाता है चूहे को। कई बार बीच में भी सोचता है कि कहीं छोड़ दे, जब प्लेन एक जगह रुकता है किसी गल्फ कंट्री में तो उसको लगता है कि यहाँ उसे छोड़ दे, लेकिन उसको डर भी लगता है कि कहीं दूसरी जगह में किसी जासूसी के केस में या कहीं फंस न जाऊं कि ये सब क्या है, तो वो छोड़ता नहीं है और अमेरिका तक ले जाता है। अमेरिका में पहुंच के रात को जब वो पहुंचता है अपने रुकने की जगह गेस्ट हाउस, तो चूहा अपने आप जेब से निकल के बाहर चला जाता। ये कहानी का अंत है, लेकिन अंत इतना ही नहीं है। अब वो व्यक्ति सोचता है, तो वो उसको ध्यान आता है कि जो जिसने ये चूहा दिया था उसने मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया था, तो वो उसको मेल लिखता कि मैं तुम्हारे चूहे को ले तो आया, लेकिन वो चूहा मुझे बिना बताए चला गया है, भाग गया। तो ये क्या था, मुझे बताओ, तुमने मुझे कहीं किसी समस्या में तो नहीं फंसा दिया? तो वो उसे पता चलता है, मेल का जवाब आता है और वो कहते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि आप एक साहित्यकार हैं, हम आपको अपने देश में बुलाकर हमें किसी प्रोजेक्ट पे आपसे कुछ लिखवाना चाहते थे, तो हमने आपका ब्रेन वॉश किया है, तकनीक से हमने आपके दिमाग को बदला है कि जो पुरानी बातें भरी हुई थी कैसेट की तरह, जैसे पुराने कैसेट हुआ करते थे, उसमें जो बातें भरी हुई थी वो आपके दिमाग से निकल जाएं, जो आपके रिजर्वेशंस थे, जो आपकी ऐसी बातें थी जो आपके दिमाग में ये रहता था कि यही सच है, वो सब बातें थोड़ी माइल्ड हो जाएं, हल्की हो जाएं, खत्म हो जाएं और बाद में आप हमारे देश के लिए आप यहाँ के लिख सकें। हम अपने प्रयोग में सफल हुए हैं और आप सफलता से वहां पहुंच गए। तब उस आदमी को हैरानी होती है कि ये क्या है। सो जो उसके जवाब के अंत में लिखा रहता है, जब वो कुछ और पूछता है तो वो कंप्यूटर पर उसको अपने वहां लिखा हुआ मिलता है, थोड़ी देर और ठहर, वेट ए मोमेंट। उसका अनुवाद है ये हिंदी में, नहीं तो अगर वो मूल रूप से लिखा हुआ होता तो थोड़ी देर और ठहरिए लिखा होता। ये हिंदी की खूबी है, खासियत है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है वेट ए मोमेंट, तो मैंने उसका अनुवाद कर दिया है थोड़ी देर और ठहर। ये कहानी है। इस तरह ये 6 कहानियां हैं जो इस संग्रह में है। और एक छठी कहानी एक है कपास का भूत, वो भी एक साधारण छोटी सी कहानी है, लेकिन उस कहानी में भी ये एक बात है कि हमारे देश में एक जगह कर्फ्यू लगता है। कर्फ्यू लगने का कारण वही है, ये भी सच्चा कारण है। वो कर्फ्यू मेरे सामने लगा हुआ था, मैं उस होटल में ठहरा हुआ था कर्फ्यू के दौरान जहाँ की ये कहानी है। और वो कर्फ्यू क्यों लगा था? क्योंकि दंगे हो गए थे। दंगे क्यों हो गए थे? क्योंकि इंदिरा जी की हत्या हो गई थी 1984। और उस समय कश्मीर की ओर जाने वाली पंजाब से जो ट्रेन थी वो बंद कर दी गई थी,
ताकि और दंगा फसाद न हो। उस दौरान की ये कहानी है। तो उस कहानी में एक होटल में जहां मैं ठहरा हुआ था, वहां बहुत सारे लोग फंस गए थे और वो 2-2 3-3 दिन के लिए आए हुए थे, कोई किसी काम से, कोई वैष्णो देवी में दर्शन के लिए। मैं खुद अपने एक सरकारी काम से गया हुआ था, एक बैंक के इंस्पेक्शन के लिए, और लेकिन हमें सबको वहां रुकना पड़ा। और अब किसी की जेब में इतने पैसे नहीं कि 5-6 दिन तक कर्फ्यू लगा हुआ है तो कैसे रुके रहे, लेकिन वो होटल में रुके रहे, सब परेशानियों से रुके रहे। एक ही एक कमरे में, एक एक कक्ष में बहुत बहुत लोग रहे। आसपास के मंदिर उन्हें खाना कागज में ला के देते रहे, वो लोग खाते रहे। और वो 2-3 दिन कर्फ्यू के जो निकले, उनको लेकर ये कहानी है कपास का भोग। तो खैर, ये मैंने इन कहानियों के बारे में बताया। और आपने ये तो देख ही लिया हुआ कि कहानी 6 जरूर है, गिनती में कम है, लेकिन ये सभी अलग अलग सुगंध की कहानियां हैं, अलग ही अलग तेवर की कहानियां हैं, अलग अलग भाव भूमि की कहानियां। अब मैं थोड़ा सा विराम ये सोच के लेता हूं कि आप मुझे बताइए, आप अगर ये चाहते हैं कि आप किसी प्रश्न को लेकर, किसी कहानी को लेकर कोई बात मेरे से सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हम उस तरह आगे बात करें। और अगर आप मुझसे ही चाहते हैं कि मैं और बताऊं थोड़ा, तो मुझे लगता है वैसे तो मैंने काफी बता दिया है, पर मैं वो भी कर दूंगा। अब जो संचालक महोदय प्रवीण जी, उनसे मैं आज्ञा चाहता हूं आगे बढ़ने की। बताइए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा इन कहानियों को सुन के। जैसा आपने कहा कि सारी कहानियां अलग हैं, और जब मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं ये 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं जो इस किताब के पीछे लिखी गई हैं, 2 संस्कृतियों के बीच की अनिवार्यता, अजेय भिन्नता मानव मन में आदिकाल से ही विशेषकर कथा साहित्य के सृजन को प्रेरित करती हैं, और यही मेरी अधिकांश कहानियों का केंद्रीय भाव है। और आपकी ये बात सुनने के बाद जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूं तो लगता है कि कितनी रिलेटेबल है। आपने जैसा कहा, बहुत सब हमारे सभी सदस्यों ने आपकी बात सुनी है, उनकी अपनी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, तो हम सवाल ले लेते हैं और फिर उन सवालों के जवाब में आप अपनी बात रख लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो प्लीज जिनके अगर कुछ भी सवाल हो इन कहानियों को लेके, कथा साहित्य को लेके, प्रभु जी को लेके, इनके रचना संसार को लेके, जो भी सवाल हो हम रख सकते हैं। प्रभु जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। जी धीरेन्द्र जी, प्लीज। जी नमस्कार प्रबोध जी। मैंने सुना, संक्षेप में सारी कहानियों का आपने बताया है। जब हम कहानियां किसी अनुवाद के रूप में करते हैं तो उसमें जो तथ्यात्मक बातें हैं उसका हूबहू लेते हैं या उसमें भी काल्पनिक बातें आ जाती हैं? अच्छा, देखिए, आपकी बात हो गई पूरी? जी जी। मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो आपको बताऊं कि ये मैं अनुवाद नहीं लगभग करता हूं, बहुत कम करता हूं, बस केवल हिंदी और अंग्रेजी ही करता हूं। बाकी मेरे अन्य सभी अनुवाद दूसरों ने किए हैं मेरी कहानियों के। तो इसमें जो 6 कहानियां हैं, ये सभी मूल रूप से हिंदी में लिखी गई हैं। मैंने कुछ कहानियों के अनुवाद जो अंग्रेजी में किए हैं, या इनमें से कुछ कहानियों के अनुवाद जैसे मैंने बताया कन्नड़ में हुए, या एक कहानी का थोड़ी देर और ठहर का अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ, वो सेवक नैयर साहब ने किया मुंबई में। तो जब मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता हूँ कि जब मैं अनुवाद करता हूँ तो मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि उन तथ्यों को, जैसे हम बाइलिंगुअल जैसे कहते हैं ना, कि कुछ बातें हम इस तरह से ले लें कि बोलने में, कम से कम बोलने में, लिखने में, उन दोनों ही पक्षों को पाठक को दिखा दें। ये मूल रूप से हिंदी में ऐसा कहा गया था, लेकिन ये उड़िया में ऐसा कहा जा रहा है, उड़िया में यूं कहा जा रहा है, थोड़ा सा बदल भी उसमें हो सकता है, लेकिन बदल उसी शर्त पे हम करेंगे जब हम मूल भी दे रहे हैं। इसलिए हम मूल के साथ छेड़छाड़ प्रायः नहीं करते। धन्यवाद। और मुझे तो हैदराबाद भी अनुवाद ही लेकर आया था। अहिल्या जी से मेरी मुलाकात वैसे बाहर बहुत जगह हुई, लेकिन हैदराबाद में जब मैं आया था, उनके दफ्तर में आया था, तो मेरा एक उपन्यास तेलुगु में अनुवाद हुआ था। प्रोफेसर वसंता है वहां की, हैदराबाद की,
उन्होंने वो अनुवाद किया था और उसका लोकार्पण जो प्रकाशक है उन्होंने वहां रखा था, उसमें मैं आया था। और बाद में वसंता जी ने यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में आकर मेरे से कहा कि आप मेरे संग चलिए और मेरे घर ही रुकिए, तो मैं 2 दिन उनके घर पे ही रुका था। और फिर हम अहिल्या जी से मिलने उनके ऑफिस में आए थे, वहां मैंने उनको काम करते देखा था, काफी सारी बातचीत हुई थी। तो वो तेलुगु उपन्यास मेरा जो था, हालांकि मैंने उनसे भी ये कहा, मैंने कहा तेलुगु मुझे बिल्कुल भी आती नहीं है, न तो पढ़नी और न बोलनी, तो मुझे तो ये सब चित्रों जैसा लग रहा है, जो भी यहाँ लिखा है चित्रों जैसा, लेकिन फिर भी बस यही सोच के मैं खुश हो रहा हूँ कि ये मेरा है, मेरी किताब है। बहुत धन्यवाद सर। जी मीरा जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पे हैं आप। जी आपका माइक बंद है। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही। हाँ, क्योंकि लैपटॉप से मुश्किल था तो मैं फोन से फिर जुड़ी हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये 6 कहानियां जो आप बता रहे हैं वो क्या सारी, जैसे कि जिसमें आपने एक डायरी के बारे में बताया कि वो बच्चा लिख करके गया था, तो क्या सिर्फ एक ही कहानी उस पर आधारित है या अन्य कहानियां भी उससे जुड़ी हुई हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ जी, ये कहानियां सब अलग अलग हैं और मेरे अलग अलग अनुभवों पर आधारित है, अलग अलग समय पर आधारित है। मैं अपने करियर में, अब मैं बहुत वर्ष से जयपुर में ही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत साल मेरे मुंबई में निकले, बहुत साल दिल्ली में निकले, जबलपुर में निकले, भोपाल में निकले, पूना में निकले, ठाणे में निकले, गोवा में निकले। उन सब के दौरान मुझे अलग अलग तरह के जो अनुभव हुए, वही बात जो अभी प्रवीण जी ने पढ़ी थी एक लाइन मेरी किताब में से, कि जब 2 संस्कृतियां आपस में किसी भी तरह आमने सामने होती हैं, तो चाहे आप मान लीजिए आपको कोई आपके मित्र या कोई परिचित खाने पर बुलाएं घर पर, आप वहां जाएं और आपको पता चले कि आप किसी और राज्य के हैं और ये जो जिन्होंने आपको बुलाया है ये दूसरे राज्य के हैं, तो वहां उन खाने के नामों को लेकर, तौर तरीकों को लेकर, व्यंजनों को लेकर जो डिफरेंस होंगे उन पर आपका ध्यान जाएगा, चर्चा भी होगी। उस तरह ये कहानियां अलग अलग मुझे मिली। कभी ये तकनीक पे बात करते हुए अपने ही स्टाफ के, कंप्यूटर साइंस के जो लोग थे उनसे बात करते हुए मुझे ये बातें पता चली। मैं खुद कंप्यूटर साइंस जानती है कि बहुत कम मेरी नॉलेज है कंप्यूटर में, लेकिन फिर भी जो है मुझे उन लोगों से सुन के जब ये बात पता चली कि इसमें ऐसी व्यवस्था है कि हम एक टिप जो है किसी व्यक्ति के दिमाग में रख दें, या ऐसा होने वाला है, हो जाएगा, एक चिप आपके दिमाग में रख दें, तो जो आप सपने तक में जो बात आप देखेंगे वो कंप्यूटर पर सुबह पढ़ी जा सकेगी। उसको उस चिप से कोई भी व्यक्ति पढ़ लेगा कि आपने सपने में क्या देखा। जी सर, मुझे यही बहुत अद्भुत लगा कि एक कहानी आपकी बिल्कुल वो ऐतिहासिक ये में हमें ले जाता है राजस्थान के, कि अच्छा लॉन्ग पहना हुआ था तो क्या उसकी, या सती प्रथा, और दूसरी कहानी इतनी मॉडर्न जो एक चिप से रीड कर रहा है किसी आदमी का दिमाग। ये अद्भुत है सर, एक ही कहानी संग्रह में ऐसी कहानियां होना। तो मैं यही कहूंगा कि 60 साल से लिख रहा हूँ, तो जो अनुभवों में जैसा बदलाव आया तो ये बहुत अद्भुत में भी आ गया। जी धन्यवाद सर। जी आर्या जी प्लीज। जी नमस्कार सर, और नमस्कार मंच जो मुझे प्रश्न करने का मौका दिया गया। सर मेरी जिज्ञासा एज अ राइटर है, एज अ पाठक तो मुझे बहुत खुशी है, मैं पढ़ूंगी इसे, क्योंकि बड़ा माने विविधता है बहुत आपकी किताब में, और इसका लिंक भी मुझे चाहिए होगा अगर हमें मिल जाए तो। सर दूसरी, एज अ राइटर में जो सीखने की मेरे अंदर है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे आपने सिंहासन थोड़ी देर और ठहर पे है, तो सिंहासन की बात की, तो जब हम कुछ माइथोलॉजी से लेते हैं तो क्या उसको वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करना जरूरी है, या हम अपनी कल्पनाओं के आधार पे कुछ भी रच सकते हैं? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। क्या है कि ये पाठक को संतुष्ट करने की ही बात है। एक रचनाकार यदि ऐसा कर पाता है तो पाठक जो है हमेशा के लिए उससे जुड़ भी जाता है और उससे प्रभावित भी हो जाता है। हम चाहें, अब मान लीजिए मैं कोई शुरू में ऐसी बात उठा दूं और अंत में उसका कोई हल नहीं बताऊं पढ़ने वालों को, तो उसे ये लगेगा कि इन्होंने तो ऐसे कुछ भी, वो जो लोग कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं अरे ये तो कुछ भी इन्होंने लिख दिया, कहीं से भी लिख दिया। तो ये बात अगर पढ़ने वाले में आ जाती है, पाठक में आ जाती है, तो फिर इससे कहानीकार एक विश्वास होने जैसा। जी जी। हाँ, वो उसकी सीरियसनेस जो है उसको नहीं लेते पाठक। जी। उसको
इसलिए ये कोशिश हो कि अगर हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो अनोखी है तो हम थोड़ी सी उस पर पढ़ करके जी, रिसर्च ओरिएंटेड, यस। जाने कि इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। मेरे उपन्यासों में ये बहुत है, मेरे 16 जो उपन्यास हैं उनमें जी। इस तरह की बातें हैं कि कहीं मैंने एक ऐसी फिश देख ली किसी देश में, समुद्र में देखी, फिर मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा कि अरे ये मछली इतनी छोटी सी है और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी मछलियों के बीच में तैर रही थी, तो इसको खाया नहीं उन्होंने ये मछली, तो मुझे पता चला कि ये मछली इतने करंट वाली है कि वो सब मछलियां उससे डरती हैं। ये बात को मैंने लिखा ही उपन्यास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे संवाद मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। जी, धन्यवाद। और कोई सवाल हमारे? सरिता जी म्यूट पे हैं आप। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और सर्वप्रथम आदरणीय प्रबोध जी को इस नए कहानी संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बहुत सी बातें आई हैं और ये मैं भी जो है पढ़ना चाहूँगी। आपका जो है कहानी संग्रह अलग अलग जो है इसमें विषय जो आपने लिए हैं वही कि वक्त महल से लेकर के आप जो हैं कपास का फूल तक जो आए हैं, आपके जीवनानुभव की ये मैं कहूँगी कि एक लंबी यात्रा जो रही है उसका प्रतिफल हमें इसमें एक तरह से साहित्यिक प्रतिफल कह सकते हैं हम। लेखकीय जो प्रतिमान आपने नए रूप से गढ़े हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। और मैं पूरा पढ़ने के पश्चात ही जो है कुछ अपनी बात रख पाऊँगी। और मैं चाहूँगी एक बार और हम हमारे मंच पर भी इस कहानी संग्रह पर जो है और जो है समीक्षक हैं, लेखक हैं, उनको लेकर के एक परिचर्चा रखें। मैं अक्सर अपने पर ऐसे परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित करती हूँ और आज ही हमारा विष्णु प्रभाकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में ऐसा कार्यक्रम है, तो मैं ज़रूर आपसे संपर्क करके कुछ समय पश्चात, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा साइट प्रॉब्लम हो रहा है कैटरेक्ट की वजह से, तो थोड़े अंतराल के पश्चात मैं आपसे संपर्क करूंगी और हम ये संवाद कार्यक्रम रखेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुझे इस मंच के माध्यम से बातचीत करने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद जी। चलिए, और कोई सवाल इससे पहले कि हम हमारे अध्यक्ष जी तक पहुंचे? सुषमा जी, शुभकामनाएं तो ठीक है, कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं है। निश्चित रूप से स्पष्ट पूरा वक्तव्य रहा। अब तो बस पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कौशिक जी, धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। अवधेश जी, जी पहली बार जुड़ी हैं और स्वागत है आपका। अगर कोई सवाल हमारे नहीं है तो अवधेश जी कहाँ हैं भाई? दिख रहे हैं मुझे। हाँ ठीक है, चलिए। सभी को प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद धन्यवाद मैम। जी अवधेश जी, मुझे लगता है कि गोविल जी ने जिस तरह से अपनी कहानियों की चर्चा की और जितनी भी जिज्ञासाएं थी लोगों की, उनका भी समुचित और संतोषजनक जवाब दिया। उससे कहानी लेखन पर, ये जो कहानी लेखन की विधा है उस पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है और मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग भी रचनाकार बैठे हैं, जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, उनको काफ़ी से इनपुट मिला होगा और आगे वो लाभान्वित होंगे। और हम लोग को भी ये वक्त महल पढ़ने की प्रतीक्षा रहेगी। अब तो अमेज़ॉन पे उपलब्ध है ये कहानी संग्रह, हम लोग भी इसे पढ़ना चाहेंगे और पढ़कर फिर कभी मौका लगा तो इन कहानियों पर भी चर्चा हो सकती है। और भी गोविल जी की जो एक तो लंबी फहरिस्त है इनके रचनाओं की, बहुत लंबी फहरिस्त है, मैंने देखा है। फिर भी इनके जो भी उपन्यास या लघु कथाएं हैं वो सब पढ़ने का हमें अवसर मिलेगा। मेरा ख्याल है कि जो भी आज लोग इस पटल से जुड़े हैं वो काफ़ी लाभान्वित होंगे और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि जब भी अवसर मिले तो हम लोग गोविल जी को फिर तकलीफ देंगे और जुड़ना चाहेंगे इनसे। बात नहीं है, अच्छी बात है। प्रवीण जी, धन्यवाद सर। आपकी इस बात से अरुण जेमनी मुझे याद आए। उन्होंने कहा कि भाई लखनऊ और हरियाणा की तहजीब में जो अंतर है
कि लखनऊ का एक आदमी गया और हरियाणा के आदमी से पूछा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ। तो हरियाणा वाले ने बोला दे के देख। गोविल जी ऐसे दो चीजें मैं जानना चाहूंगा आपसे। जब मैं आपके बारे में कुछ देख रहा था तो एक तो जिस तरह की आप इन कहानियों की चर्चा कर रहे थे और एक तरफ तो आप 200-250 साल पीछे चले जाते हैं राजमहल की परंपराओं और उसके बारे में, और दूसरी तरफ आप बिल्कुल वैज्ञानिक धरातल पे आ जाते हैं, चिप्स और बिल्कुल नई दुनिया की बात करते हैं। तो ये जो आपका वाइड स्पेक्ट्रम है आपका, तो एकेडमिकली आपकी मूलतः क्या क्या विषय था? आप क्या साइंस के विद्यार्थी रहे हैं या ह्यूमैनिटीज के या क्या? अच्छा, जी जी जी। अब देखिए इसका उत्तर बहुत संक्षेप में आपको देता हूँ कि एक तो लगभग 550 पेज में मेरी आत्मकथा भी पिछले साल आई है शिवना प्रकाशन, जिसमें मैंने विस्तार से ये सब लिखा है। और लेकिन संक्षेप में आपको ये देता हूँ, केवल ये 1-2 सेंटेंस में बताता हूँ कि संयोग ऐसा रहा कि मैं और मेरी पत्नी, अगर हम बात करें, मेरी पत्नी जो थी वो इस चांसलर थी और कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर थी, और मैं पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन का प्रोफेसर था और साहित्य का भी प्रोफेसर था। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। तो ये मेरे विषय रहे, मैनेजमेंट और आर्ट और साथ में जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, और मेरी पत्नी का विषय रहा कंप्यूटर साइंस। तो हम एकेडमिक माहौल में तो हमको हर तरह की चीज़ें पढ़ने को भी मिलती रही, शुरू से लोगों से चर्चा भी होती रही। और जहाँ तक मेरी रेंज का सवाल है, अब मेरी पत्नी को दिवंगत हुए 19 साल हो चुके हैं, 19 वर्ष से मैं अकेला ही हूँ। अब जो चीज़ें हैं, जो मेरे अनुभव हैं, वो काफ़ी कुछ एक ही स्थान पर, मैं जयपुर में रहता हूँ तो मेरे पढ़ने पर भी आधारित बहुत सारे नए विषय में अभी पढ़ता रहता हूँ। लाइब्रेरी जाता हूँ तो कोई न कोई किसी नई चीज़ को मैं उठा लाता हूँ, फिर 2-3 दिन उसके साथ रहता हूँ, पढ़ता हूँ, उस पर लिखता हूँ, तो उसका भी प्रभाव आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मिलता है। तो आप बिल्कुल जर्नलिज्म और बाकी साहित्य वगैरह से उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है, और आप बिल्कुल अभी जो मॉडर्न साइंस है या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल आप वहाँ कैसे पेनिट्रेट कर पाते हैं? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 11 वर्ष डायरेक्टर जब रहा तो मेरे चैम्बर में लगभग मैं पहला ऐसा व्यक्ति था। अब मेरे बाद में भी वो लाइब्रेरियन कहते हैं कि अब हिंदी की पत्रिकाएं कोई नहीं मंगाता सर कमरे में, आपके कमरे में सब जाती थी। मेरे कमरे में अगर कोई भी पत्रिका नहीं आई तो मैं खुद फोन करके पूछ लेता था कि अरे इस बार ये पत्रिका नहीं आई, इस बार ये नहीं आई। लेकिन वो कह रहे थे कि अब तो जो है लाइब्रेरी में भी वो आके एक तरफ रखी रहती हैं, लोग नहीं पढ़ते। तो ये बदलाव तो ये आता है, पर ये थोड़ी सी व्यक्तिगत रुचि की भी बात है कि मेरी रुचि रहती थी कि पत्रिकाओं को कम से कम पलट के जरूर देखो, और जहां भी मुझे कोई नई बात है। एक बात और मैं कहूंगा विद्यार्थियों और जो नए लेखक हैं उनके लिए, कि प्राय लोग क्या करते हैं कि हमारी रुचि तो ये पढ़ने में, तो हम उसी को पढ़ते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता, मुझे लगता है ये तो मेरी रुचि है पढ़ने में, लेकिन ये क्या चीज़ है, मैं पहले इसको देखूं। मैं इस तरह जाता हूँ लाइब्रेरी में। अगर मुझे जैसे कोई चीज़ ऐसी नई दिख गई, अब तंत्र मंत्र पर कोई चीज़ दिख गई, तो थोड़ा सा उसको पलट के देखूंगा जरूर कि ये क्या है। तो यही शायद ये विविधता जो है मेरी रचनाओं में आ जाती होगी। आपकी बात पे मुझे कुंवर नारायण जी की एक बात याद आती है कि उन्होंने एक अपने जो साहित्य अकेडमी से मोनोग्राफ पब्लिश हुआ था कुंवर नारायण जी का, उसमें उन्होंने लिखा है कि आजकल का साहित्य जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है। यदि ये कोई चाहे कि शुद्ध साहित्य पढ़ के वो अपना रचना कर्म पूरा कर लेगा तो ऐसा नहीं है, उसे हर विषय की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो समग्र साहित्य की रचना कर सकता है। मुझे लगता है कि आपकी बात से ये सही लग रहा है। अच्छा, आपने एक जगह एक साक्षात्कार में कहा कि आप अखिल भारतीय सेवा में थे। जी हाँ, देखिए मैंने बहुत सारी जॉब्स भी चेंज की हैं। मैं 3 बैंक्स में भी रहा। अखिल भारतीय की अगर हम बात करें तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने काम किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम किया है, दिल्ली प्रेस जो सरिता मुक्ता जो मैगजीन है ना, जो दिल्ली प्रेस जो मैगजीन है
उनका मैं बॉम्बे कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, फिर एक विश्वविद्यालय में मैं प्रशासन अधिकारी रहा हूँ, फिर 8-10 साल उसके बाद एक विश्वविद्यालय में डायरेक्टर होकर रहा हूँ, और उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद फिर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक म्यूजियम में, उसका भी मैं डायरेक्टर, वो भी संस्कृति मंत्रालय से संबंधित ही है, उसमें भी मैंने कुछ समय काम किया। तो इस तरह कहने का मतलब है कि कुछ तो मेरे स्थानीय प्रकृति के काम थे, कुछ ऐसे जो लगभग अखिल भारतीय स्तर पर मुझे यात्राएं करनी। आपकी जीवन यात्रा पूरी तरह से कहानी संग्रह ही लगती है। जी हाँ जी, करेक्ट। मैंने एक बैंक, 3 में से एक बैंक जब छोड़ा 16 साल काम करके, तो उस बैंक के अधिकारी ने, जनरल मैनेजर ने ये कहा कि इन्होंने मेरे परिचय में कि इन्होंने अपने बैंक की 600 शाखाओं का, ये बंद कर देना, की 600 शाखाओं का विजिट किया। तब इससे आप अनुमान लगाइए कि मैं दक्षिण में भी खूब जाता रहा, मैं इधर उत्तर में भी जाता रहा, उधर नॉर्थ ईस्ट में भी गया, मेघालय में और असम में और बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, उधर कश्मीर तक। तो ये सब मैंने बैंक के ब्रांचेस को इंस्पेक्ट करते टाइम भी देखा, और बाद में पत्रकारिता करते हुए भी देखा। फिर पढ़ाई करते हुए वहाँ के विद्यार्थी जब मेरे पास आते थे तो मैं जुड़ जाता था उनसे कि अच्छा, वो कोई महिला विश्वविद्यालय था लड़कियों का, कोई लड़की अगर आकर के आसाम से आ गई तो मैं तुरंत उससे पूछता था कि अरे कामाख्या मंदिर का तुमने दर्शन कर लिया कि नहीं, गुवाहाटी में क्या है, ये क्या है। तो उसको भी ये लगता था कि अरे ये जयपुर में बैठे हुए हमारे सर जो हैं हमसे आसाम की बात कर रहे हैं। तो फिर वो मुझसे खुल जाते थे बच्चे और अच्छी तरह मुझे बताते थे अपने माहौल के बारे में। जैसा आप कह रहे हैं कि आपने इतनी जगहों पे काम किया, विभिन्न विभिन्न सेवाओं में आप रहे जी, तो क्या रचना कर्म के लिए, जिस तरह का आपका स्पेक्ट्रम है कि आपने हर विधाओं में लिखा है, तो क्या जीवन का अनुभव इतना विशाल होना चाहिए लेखन के लिए, या थ्योरेटिकली भी चलेगा कुछ? जी, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। होना चाहिए पर तो मैं ये कहूँगा कि ये तो अपने हाथ में नहीं होता। अब मेरे 16 में से 2 उपन्यास मैंने अमेरिका में रहकर ही लिखे हैं। जब वहाँ पे ट्विन टावर्स गिरा दिए गए थे, संयोग से मैं न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ही था, और जब वो गिरे थे उसके बाद वहाँ एक म्यूजियम बना, उसमें मैं कई बार जाता रहा। और जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन गया पार्क, तो मेरा जो उपन्यास अकाब है वो उसी के बारे में है। तो ये तो एक संयोग होते हैं कि आपको कब कहाँ रहना पड़े। वो जो अपने एक कहावत है ना भारत में कि आपका दाना पानी आपको जहाँ ले जाता है वहाँ जाना पड़ता है। तो लेकिन अब इसका साहित्य को क्या लाभ या नुकसान होता है, इस पर मैं ये कहूँगा कि दोनों ही तरह से लाभ होता है। कई बार आपको विविधता मिलती है, कई बार गहराई मिलती है। एक ही जगह पर आप एक ही जगह हैं, लेकिन उस बात को बहुत गहराई से आप अपने लेखन में ला पाते हैं। तो दोनों का लाभ है। दोनों का नुकसान भी ये है कि कई बार मेरे बहुत सारे पते ऐसे हैं। मेरी आत्मकथा का शीर्षक है 44 पिंजरे तोड़कर भागा कैदी। ये जो 44 पिंजरे की बात है, ये 44 वही मेरे आवास हैं जहां मैं अपनी नौकरी के दौरान रहा, मेरे घर। हाँ, तो प्रकाशक ने भी मेरे से पूछा कि ये 44 पिंजरे क्या है सर। मैंने कहा पूरा पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा। मेरे वो 44 घर हैं जहां मैं अपनी नौकरी के दौरान रहा। तो वो मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत सारे तो मेरे ऐसे पते हैं जिन पे आई हुई डाक ही मुझे नहीं मिल पाई। बात फिल्मी दुनिया से भी जुड़ा हुआ था। बंबई में जब था तो राजेंद्र कुमार जी के लिए कहानी लिख रहा था निस्बत फिल्म की, लेकिन उनकी डेथ हो गई। वो भी सब इसमें जिक्र है पूरा। तो कहने का मतलब ये कि सबका लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। इस उठा पटक का, इस आने जाने का, चीजें अधूरी छूट जाती हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आपका अपने कहानी संग्रह पे जो वक्तव्य रहा, उसके अलावा जो ये बातचीत हुई, इससे और भी लोग लाभान्वित होंगे और आपके रचना कर्म या नए लेखकों के लिए और एक प्रोत्साहन मिला होगा। सब रचना कर्म कैसे किया जाए, क्या किया जाए। प्रवीण जी आगे। मीना जी, बैक टू यू। आदरणीय श्री प्रबोध कुमार जी गोविल साहब, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य अकादमी पुरस्कार जयपुर से आप सम्मानित थे, और जैसे प्रवीण जी ने मैं विषय प्रवेश कराते हुए आपकी संक्षिप्त समय में विस्तृत जानकारी से हमें परिचित कराया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम सत्र में आपने अपना विशेष रूप से कहानी संग्रह पर जो वार्तालाप किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे आगे के सत्र में आप जुड़े रहे, ये हमारा अनुरोध है।
अभी कवि जी, मैं गोष्ठी का बिल्कुल, मेरा सत्र प्रयास शुरू होगा। रहेगा। बस मुझे इतनी अनुमति दे दीजिए कि अगर बीच में कोई ज़रा सा भी इधर-उधर में थोड़ी देर हुआ, तो वो होऊँगा, पर मैं सुन रहा हूँ। आवाज़ मेरी खुली रहेगी। मैं जी, अवश्य जी, ज़रूर, ज़रूर। बने रहिए पटल पर, हम कोशिश करेंगे कविता संग्रह से आपके कोई एक रचना का श्रवण करने का सौभाग्य हमें मिले, कोशिश करेंगे आपसे पुनः संवाद करने की। आइए भाई और बहनों, दूसरे सत्र की ओर हम मुड़ते हैं और दूसरे सत्र के लिए